नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आप सभी ने यह रियलाइज किया होगा कि जम्मू कश्मीर एकाएक फिर से सुर्खियों में है आतंकवाद की वजह से। आज हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू हैं और हम उनसे समझना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल नुआंसेस क्या हैं और इनका आतंकवाद से क्या संबंध है। सर, आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं इस पे टोपोग्राफी, जियोग्राफी और डेमोग्राफी का क्या असर है। जय हिंद उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुला लिया। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो आजकल की परिस्थिति है या पिछले 30-35 साल तकरीबन हुए वहाँ पर आतंकवाद चल रहा है जी हाँ। उसके पीछे क्या कारण है वो तो सबको मालूम है, लेकिन डेमोग्राफी, ज्योग्राफी और टोपोग्राफी समझने के लिए और उनकी नुआंसेस समझने के लिए इस मिलिटेंसी के ऊपर उनका क्या असर पड़ा है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1947। 1947 क्यों? क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उस मुआहदे के तहत जी जिस जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ वो ये पूरा इलाका है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट होती थी। ये जम्मू कश्मीर स्टेट होती थी जिसका विलय महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया 26 अक्टूबर 1947 को। जी हाँ। आपको मालूम है 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के ट्रुप्स जनरल अकबर खान के नीचे और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के सूदन्स, आफरीदीज वगैरह कबालीज बनकर उन्होंने हमले किए थे। वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ, विलय जब हुआ भारत के साथ और ये ट्रुप्स, जंग चलती रही, फिर आपको पता है 1947-48 युद्ध, इंडो पाकिस्तानी युद्ध हो गई। अब वो क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जिस जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था उसका तकरीबन जो रुकबा था, जो पूरा एरिया था, वो 2,67,000 कुछ किलोमीटर था सर। और महाराजा के टाइम में ये इसके 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, जम्मू सर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख सर। इसमें जो अगर आप देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जम्मू कश्मीर की, इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन तब भी थी और आज भी है। हमेशा ब्रिटिशर्स ने इसको माना, सेंट्री पोस्ट मानते थे। हाँ, सेंट्री पोस्ट मानते हैं इन द ग्रेट गेम। ग्रेट गेम का मतलब है सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस जो साउथ में चल रहा था। हम ब्रिटिश को हमेशा ये डर था कि वहीं साउथ में आकर वो हमारे एम्पायर को थ्रेटन न कर सके। वो भी एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो कश्मीर के बॉर्डर्स टच करते हैं चाइनीज़ ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, जिसको आजकल जिंगजियांग बोलते हैं। जी हाँ। वेस्ट में आप जाएंगे तो इसके बॉर्डर टच करते हैं अफगानिस्तान के साथ, बल्कि आजकल भी अफगानिस्तान का एक छोटा सा भाग जिसको वाखान कॉरिडोर बोलते हैं, तकरीबन यहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर के साथ टच करता है और वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में। हाँ, उसके विषय में मैं ये बोलूँगा। और वेस्ट में ये और ईस्ट में जो था जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तिब्बत के साथ लगते थे। जी हाँ। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जो कि अब चाइनीज़ के कब्जे में है। तो आप आजकल भी और तब भी 3 स्टेट से ये घेरा हुआ था। अब इसमें एक और एंगल आ गया कि इंडिपेंडेंस के बाद साउथ में और वेस्ट में, साउथ और साउथ वेस्ट में अब पाकिस्तान एक और देश आ गया और इन स्टेट के साथ इंडिया के रिलेशन ठीक नहीं है। तो इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू इसी प्रकार से है। नाउ
अब हम बात करेंगे कि साउथ और नॉर्थ, तो जनरल ज्योग्राफी में, क्योंकि बहुत लंबा विषय, जनरल ज्योग्राफी में बताता हूं। अगर आप जम्मू से कश्मीर जाएंगे या लद्दाख जाएंगे तो आपको 6 माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। 6 ओके। सबसे पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा शिवालिक रेंजेस। शिवालिक रेंज कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट स्मॉलर फुट हिल्स। जम्मू से आते समय, जम्मू से जब आप कश्मीर की तरफ जाएंगे तो पहली रेंज जो आपको मिलेगी वो शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स जो है पीर पंचाल, एक्चुअली पीर पंचाल तो अब का नाम है क्योंकि सब इस्लामाइज हो गया सब नाम, इसका नाम था पंचाल दारा। तो पंचाल दारा या पीर पंचाल के फुट हिल्स जो हैं वो शिवालिक हिल्स है। तकरीबन 600 से लेकर 1200 मीटर तक इनकी हाइट है। जी हाँ। जब आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा पीर पंचाल, पंचाल दारा। जी हाँ। ये पीर पंचाल जो है, अगर आप इसकी देखेंगे 3000 से 4500 तक इसकी हाइट मिलेगी। पीर पंचाल जो है नेक्स्ट लाइन है, और ये ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो स्पीति में एक एंगुलर मोड लेती है, जो फिर 480 किलोमीटर वेस्ट को चलती है और उरी पूंछ के पास, बारामूला उरी के पास जो है, जो जहलम का गॉर्ज बनता है उसमें ख़त्म हो जाती है। जी हाँ। और मैं आपको बताऊं पीर पंचाल रेंज के बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व है इसका, क्योंकि पूरी 480 किलोमीटर में सिर्फ एक ही जगह ये कट होती है, वो किश्तवाड़ में होती है जब चनाब इसमें से गुजरता है। ओके। और ये कश्मीर वैली का सदर्न, दक्षिण का एक वॉल है, दीवार है ये। जी हाँ। उस दीवार के इस साइड दक्षिण में आपको बड़े बड़े टाउन मिलेंगे, मुजफ्फराबाद मिलेगा, कोटली मिलेगा, अखनूर मिलेगा, और बाकी जम्मू प्लेन्स के इलाके मिलेंगे। तो ये सब जो है साउथ में आते हैं, और नॉर्थ में जो है फिर कश्मीर वैली शुरू हो जाती है ग्रेट हिमालयन रेंज तक। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, और ग्रेट हिमालयन रेंज की हाइट 400 से 550 मीटर तक है। और उसके बाद हम लद्दाख रेंज में जाएंगे, ये लद्दाख रेंज है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, और एंड में हमें कराकोरम रेंज मिलेगी, जो सबसे ऊंची है, उसमें 5000 से 6,500-7,000 तक मीटर्स तक की हाइट है उनमें। जो हम दौलत बेग ओल्डी के इलाके वो, हाँ, दौलत कराकोरम, दौलत बेग ओल्डी, ये सब उसी इलाके में आते हैं। जी जी जी, जिसके थ्रू पुराने ज़माने में सिल्क रोड निकलता था। जी हाँ। तो इस वजह से अब क्या है कि पुराने ज़माने से लेकर अब तक इस वजह से डेमोग्राफी भी अलग थी, एथनिसिटी भी अलग थी, और लैंग्वेज भी अलग थी। जम्मू के इलाके में आपको आमतौर पर हिंदू ज़्यादा मिलेंगे, कश्मीर वैली में मुस्लिम मिलेंगे, अलग उनका खाना पीना पहनना। और फिर आपको नॉर्थ में जो है कराकोरम और इसके हिमालयन, ग्रेट हिमालयन लद्दाख रेंज के बीच में आपको लद्दाखीज मिलेंगे, जो आमतौर पर बुद्धिस्ट हैं या करगिल वाले शिया हैं। तो इस तरह से इनकी पहचान बनी हुई है, और इस वजह से बनी है क्योंकि हाई माउंटेन रेंजेस स्टेट को एक जगह से दूसरे प्रोविंस में डिवाइड करती है। पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था, और ये वॉर कोई 12 महीने चला, और उसके बाद एक लाइन बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ सीज फायर लाइन के नाम से शुरू हुई थी, आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, कैसे बनी और कहाँ से बनी? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पहले तो पाकिस्तान 1947 में जब कबाली हमला हुआ, पाकिस्तान आर्मी के कमांडर्स सेक्शन लेवल से लेकर मेजर जनरल लेवल तक, अकबर खान के लेवल पर इसको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन मई 1940 के बाद तो भारत और पाकिस्तान का आर्मीज़ के बीच में युद्ध हुआ, तो फिर इंडो पाकिस्तान वार बन गया ये। हालांकि जो कबाली हमला था वो भी कम्प्लीटली था बाय पाकिस्तान आर्मी। अब जब ये चल रहा था, इसकी काफ़ी सारी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि इंडिया ही यूनाइटेड नेशन गया जी, और यूनाइटेड नेशन में क्योंकि वेस्टर्न पावर्स का दबदबा था, तो उन्होंने हमारे हित नहीं देखे, उन्होंने अपने हित देखे, क्योंकि वो इस रीजन में ब्रिटिश एम्पायर वाइंड अप होने के बाद अपना कोई सैटेलाइट रखना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान को चुना,
हाँ, पाकिस्तान को चुना क्योंकि जिन्ना और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच में, चर्चिल के बीच में काफ़ी देर से मुलाकात चल रही थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान एक्ट करेगा एज सेटेलाइट, बिकॉज उनको डर था कि चाइना भी कम्युनिस्ट बन रहा है, रशिया भी कम्युनिस्ट बन रहा है, ये आपस में हाथ जोड़ेंगे, इंडिया के ऊपर तो दबाव डाल नहीं सकते हैं, तो पाकिस्तान को हम एज ए सेटेलाइट स्टेट यूज़ करेंगे। और अभी भी वैसा ही हो रहा है, अभी भी पाकिस्तान को सेटेलाइट स्टेट ही यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ एक डिफरेंस आया है, ब्रिटेन ने अपनी मालकियत जो है यूएस को हैंड ओवर कर दी और एक और प्लेयर चाइना इसमें आ गया, अदरवाइज सिचुएशन वैसी की वैसी है। जी नाउ इंडिया जब यूनाइटेड नेशन गया, वहाँ पर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ 13 अगस्त 1948 को, कुछ इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुए और उन इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन में एक सीज फायर का भी रेजोल्यूशन था जो विच केम इनटू इफेक्ट, जो असरदार हुआ 1 जनवरी 1949। इसकी बहुत लंबी कहानी है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी और प्रोग्राम करेंगे। 1 जनवरी 1949 को वो लागू हुआ, जिससे सीज फायर हुआ वहाँ पर, और 13 जुलाई 1949 को ये फॉर्मलाइज हो गया जो कराची एग्रीमेंट हुआ। कराची एग्रीमेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जनरल श्रीनगेश, ब्रिगेडियर मैनिक जो बाद में फील्ड मार्शल बन गए, और जनरल मेजर जनरल के.एस. थिमाया जो कश्मीर युद्ध के डिवीज़न के जो ओवरऑल कमांडर थे, और वहाँ की तरफ से जनरल कोथरान थे, क्योंकि उनकी ब्रिटिश आर्मी में अफसर तो पाकिस्तानी कोई था ही नहीं, तो ब्रिटिश जनरल और ब्रिटिश ऑफिसर्स ही लीड कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी को। तो उसके और साथ में नज़ीर अहमद था, जिस वजह से ये डिसाइड किया गया, 13 दिन ये बातचीत रही, फिर एक सीज़ फायर लाइन बन गई जम्मू कश्मीर में, जो सीज़ फायर लाइन तब तक थी जब तक 1965 में पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया, जब उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गए, आजकल फिर एलओसी बन गए, अब लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। लेकिन आम तौर पर सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तकरीबन वही शेप है आजकल इसकी। जी हाँ। नाउ इससे क्या हुआ, इससे 2-4 चीज़ें फॉर्मलाइज हो गई। पहली तो ये कंप्लीट गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित एजेंसी, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान के पास चली गई। कोटली और कोटली और मुजफ्फराबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पास चली गई। बारामूला की आधी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के साथ चली गई, और पुंछ जो जागीर थी, वो राजा के नीचे जागीर थी, वो भी पाकिस्तान के पास चली गई। तो तकरीबन इंडिया के पास जो अभी हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये तो पाकिस्तान के पास चला गया, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया। और 1955 के बीच तकरीबन उस समय चाइना ने वहाँ पर जिनजियांग और लासा के बीच में वो बना रहे थे एक नेशनल हाईवे 219। इसके विषय में मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी पता चला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा हो रहा होगा। बाद में पता चला। आप कह रहे हैं कि अक्साई चीन कैसे चीन में चला गया? जी, उसके बारे क्योंकि कुछ टेरिटरी तो अब उनके पास भी है। अक्साई चीन बाद में गया 50 हमारी लापरवाही से गया। एब्सोल्युटली। बल्कि जब हमें पता चला कि वो सड़क बना रहे हैं और चाइनीज वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो तो माना ही नहीं है। इसकी भी एक लंबी कहानी है, वो अभी बोलने की। लेकिन एक और डेवलपमेंट सर हुआ कि पाकिस्तान के कब्जे में जो सक्सगाम वैली थी वो उन्होंने चीन को। हाँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो चाइना के पास अक्साई चीन चला गया। जी हाँ। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 86,000 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ऊपर उनके पास चला गया जब सीज फायर हुआ। जी हाँ। चाइना ने अक्साई चीन जब ले लिया, उनके पास 36,000 स्क्वायर किलोमीटर उनके पास चला गया। जी हाँ। फिर 1963 में शख्सगाम का इलाका सियाचिन के नॉर्थ में है, वो तकरीबन 5,500 किलोमीटर, कुछ किलोमीटर थोड़ा मोड़ा कम है। ये जगह जो है सर जी, ये शख्सगाम का इलाका, ये अक्साई चीन का इलाका, और ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
ठीक है, जिसको इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज कहते थे, आजकल गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं, और इसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। हाँ, नाम तो कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई लेकिन दे ये इस पूरे इलाके का विलय महाराजा हरि सिंह ने किया था, और ये हम इसको पीओके ही बोलते हैं। ये सही। तो ये इलाका और ये वाला इलाका 1963 में, देखिए आजकल नई नई चीज़ें आ रही हैं क्योंकि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि चाइना ने ये कैप्चर कर लिया और पाकिस्तान को फेट अकम्पली प्रेजेंट किया, हमें ये चाहिए क्योंकि उनको कराक्रम हाईवे बनानी थी। तो फिर बाद में फेस सेविंग के लिए बोला नहीं, हमने उनको 99 ईयर लीज पर दिया। लेकिन एक्चुअल आप जो पता चल रहा है वो ये है कि चाइना ने वो ज़बरदस्ती उनसे ले लिया और इसके बदले में पाकिस्तान को उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। तो आजकल के में अगर आप देखेंगे, भारत के पास सिर्फ 46% इलाका है जम्मू कश्मीर का। आयरनी है जी। और बाकी सब इलाका या तो पाकिस्तान के पास है या चाइना के पास है। और इसमें देयर इज मेडली ऑफ बॉर्डर्स, नाम ही अलग अलग हैं। साउथ ऑफ चिनाब से लेकर कोराकरम तक, सियाचिन तक, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। साउथ ऑफ चिनाब से स्टेट के एंड तक बोलते हैं इसको इंटरनेशनल बॉर्डर। सियाचिन के ऊपर जो इलाका जाता है उसको बोलते हैं AGPL। और जो चाइना के साथ इलाका है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो ये पूरे स्टेट का वातावरण है, और जिस स्टेट में बाउंड्रीज आप नहीं कर सकते, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको दोनों स्टेट एक्सेप्ट नहीं करते, ये समस्या हमेशा रहेगी। और ये एक वजह है जिसको पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया। तो 90 के दशक में आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। इस आतंकवाद के पीछे कारण क्या था, और आतंकवाद का जो आज स्वरूप हम देख रहे हैं वो किस तरीके से कश्मीर के अंदर और जम्मू रीजन के अंदर अलग है, भिन्न है या एक जैसा है, क्या कहेंगे आप? देखिए 1989-90 में कश्मीर के अंदर जो है आतंकवाद शुरू हुआ, आर्म्ड अपराइजिंग आप उसको बोल सकते हैं। इसके पीछे कई कारण थे और सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तान का ऑब्सेशन जो है कश्मीर के साथ। 1947-48 में जो उन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया, जो उन्होंने 65 में किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, फिर 99 तक ये चलता रहा। 1971 वॉर में ऐसा हुआ क्योंकि उनके दिल में ये बात बैठी है कि हम किसी न किसी तरीके से फ़ौज का इस्तेमाल करके हम कश्मीर को ग्रैब करेंगे। जी नो, इसमें और हर एक ने कोशिश की। अगर 1947-48 में हमें टेररिज्म के विषय में पता होता तो वो सबसे बड़ा टेररिज्म तो वही था, क्योंकि वो आतंकवादी ही तो आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने उनकी हेल्प करी इनिशियली छोटी लेवल पर, वो भी तो वही टेररिज्म था, वो भी आतंकवादी था। लेकिन हमें उस समय पूरे विश्व को पता नहीं था कि एक आतंकवाद भी कुछ चीज़ होती है, बाद में तो पूरे विश्व में फैल गया। लेकिन 1989-90 में ऐसा क्या हुआ? देखिए उन्होंने 65 में यही कोशिश करी थी, आतंकवादी घुस के ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरुआत इसी वजह से हुई। लेकिन कश्मीरियों ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फौज को बता दिया कि भाई यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, और मारे गए वो सब। लेकिन 1989 में हालात कुछ अलग थे। हालात इसलिए अलग थे क्योंकि ईरान में शाह को हटाने के बाद एक इस्लामिक फर्वर था, देयर वॉज मिलिटेंट रिवाइवल ऑफ इस्लाम, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हुई है जिसने इसको एनकरेज किया, जिसने ताकत दी इस आइडिया को, हवा दी। हवा कैसे दी? सोवियत यूनियन 1978 में अफगानिस्तान आया, और इमीडिएटली देयर आफ्टर फिर अमेरिका ने वहाँ पर जहाद छेड़ना शुरू कर दिया उनके बरखलाफ, उनको निकालने की कोशिश करी। तो उसमें कौन था? उसमें पाकिस्तान वॉज अ किंग पिन, स्टॉलवर्ट एलाई जिसको बोलते थे पूरी, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक था और एक ही जगह थी जहां से आप, अफगानिस्तान में कई पासेस हैं जहां से आप जा सकते थे। पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इलाका जो था, पेशावर वगैरह का इलाका, वहां पर हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तानी आए थे
उनको वहाँ पर रिक्रूट किया गया, फिर उनको तालिबान बना दिया, दुनिया भर के सब जहादी वहाँ पहुँचे और CIA ने अपना बड़ा अड्डा बना दिया वहाँ पर। हज़ारों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स आगे वहाँ पर, हथियार आगे। तो आपका कहना ये है कि सर यहाँ पर जो पाकिस्तान का अमेरिका की शय पर अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट हुआ और वहाँ पर ये तालिबान शुरू हुआ, जिहाद शुरू हुआ, इससे एक उन्हें एक तरीके से रियलाइजेशन हुआ या उन्हें लगा कि कश्मीर जो है वो भी लिया जा सकता है, जैसे कि हम अफ़गानिस्तान को हमने रूस से छीन लिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक को मालूम था कि पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये एक अलग से काडर बनाने पड़ेंगे जो हमें जहादीज दे देंगे, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग, एम्युनिशन, इंटेलिजेंस पाकिस्तान आर्मी देगी, लेकिन मैन पावर हमें आना चाहिए पाकिस्तान की रेडिकल इस्लामिक पार्टी से। और ज़ियाउल हक की मीटिंग भी हुई उनके साथ, चीफ के साथ, पाकिस्तान जमात इस्लामी के चीफ के साथ, और उन्होंने जमात इस्लामी चीफ ने उनको पूछा कि आप कैसे जहाद लग सकते हैं, क्या वर्ल्ड पावर्स खासकर अमेरिका जो है आपके बरखिलाफ का नहीं जाएगा, आप उनका हथियार इस्तेमाल करते हो, आप उनका सामान उनका पैसा इस्तेमाल करते हो। ज़ियाउल हक का बड़ा एक चालाक जवाब था। उनने कहा जब वो खुद जहाद लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में तो हमको कैसे रोक सकते हैं। जी, बेसिकली क्योंकि उस टाइम अमेरिका को पाकिस्तान की ज़बरदस्त ज़रूरत थी, तो उनको पता था ये होने वाला या हो रहा है, उन्होंने मुंह कहीं और की तरफ मोड़ दिया। और कश्मीर के अंदर भी उस टाइम क्या हुआ, जब शेख अब्दुल्ला 1975 में वापस आया ताकत में और चीफ मिनिस्टर बना, उन्होंने इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स को काफ़ी एनकरेज, बढ़ावा दिया। सऊदी अरेबिया से, ओमान से, कतर से, कई इस्लामिक जगह से जो है प्रीचर्स आते थे और मस्जिदों में वो ब्रेन वॉश करते थे। फिर पाकिस्तान की जमात इस्लामी और कश्मीर की जमात इस्लामी के लीडर्स की उनको सऊदी अरेबिया लिया गया हज के लिए, लेकिन वो कहीं और पहुँचे, वहाँ उनकी मीटिंग हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 1965 में फिज़ा थी कश्मीर के अंदर, जब उन्होंने इंडियन आर्मी का साथ दिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू में ही रुक गया, लेकिन अभी अगर 1990 की बात करते हैं, 89 की बात करते हैं, तो फिज़ा बदल चुकी थी और एक रेडिकलाइज एनवायरनमेंट था। Absolutely. जो कि पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार था। बिल्कुल एब्सोल्यूट, क्योंकि इस जो कश्मीर जमात इस्लामी के लीडर्स के साथ उनकी बातचीत हुई, उनमें उसको कन्विंस कर दिया गया कि आप भी अपने कार्डर्स भेज दीजिए पाकिस्तान POK, जी हाँ, और हम उनको ट्रेन करेंगे। और रेडिकलाइजेशन तो ज़बरदस्त फैला हुआ था। और इंडिया में क्या हालात थे आपने देखा होगा, मिसेस गांधी के असैसिनेशन के बाद जब तक नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, कितने हमारे प्राइम मिनिस्टर बदले, अस्थिरता कितनी थी। मैं 8-10 के तो नाम मैं ही गिन सकता हूँ। तो यहाँ पर अस्थिरता थी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, काफ़ी पैसा आ रहा था अमेरिका से। और क्योंकि पाकिस्तान के जो टॉप रैंकिंग जनरल्स थे, उन्होंने सब ने तकरीबन 1971 का युद्ध लड़ा था, उनका उसका बदला भी लेना चाहते थे। तो ये इस वजह से वो तो इस तरीके से एक सिचुएशन बन गई थी, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और हमारी खुद की इंटरनल सिचुएशन, जहां वो चाहते थे कि यही एक राइट टाइम है पाकिस्तान को कि इंडिया से कश्मीर छीन एब्सोल्युटली, और यही हुआ अभी तकरीबन। तो अभी सर वो बैकग्राउंड में हो जाता है, लेकिन आज जो है कश्मीर वैली और जम्मू रीजन के बीच में जो आतंकवाद चल रहा है, उसके नुआंसेस क्या हैं, क्या खासियत है, ये बताएं। देखिए 1990 में जो आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ, उसका चेहरा ही अलग, कम्प्लेक्शन ही अलग था। वो शुरू हुआ JKLF से, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से, क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कार्डर रेडी थे और उसमें लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के भी जाते, NC के कहीं का, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं कार्डर उसमें चले गए, उसमें तो कार्डर उनके पास था, पाकिस्तान ने उनका इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ादी की बात कर रही थी, वो उनको पसंद नहीं था। वो तो चाहते थे कि वो लोग लड़ें जो
कश्मीर का विलय जो है पाकिस्तान के साथ करें, ये शुरू से इसलिए JKL खत्म कर दिया गया और हिजबुल मुजाहिदीन आ गया। अब ये चलता गया, इसको ये बहुत लंबा विषय है, इसमें बात नहीं करूंगा। हम साउथ ऑफ पीर पंचाल की बात करते हैं। देखिए साउथ ऑफ पीर पंचाल तकरीबन 94 में एक्टिवेट हुआ। जी हाँ। क्योंकि पूरे विश्व में उनसे पूछा जाता था पाकिस्तान, भाई तुम जम्मू कश्मीर की बात करो, अकॉर्डिंग टू यू आर्म्ड अपराइजिंग बोलते थे, लोकल आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन, ऐसे प्रेजेंट करते थे वो। तो ये तो कश्मीर में हो रहा, जम्मू कश्मीर कहाँ से आ गया इसमें? तो फिर मजबूरी में उनको उन एरियाज में शुरू करना पड़ा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह। जी हाँ। तो 94 में वहाँ शुरू हुआ। लेकिन साउथ ऑफ पीर, और ये सब इलाके साउथ ऑफ पीर पंचाल है, जैसे मैंने बता दिया था आपको। तो इस इलाके में आतंकवाद का कम्प्लेक्शन बिल्कुल अलग था। तो ये एक लंबी कहानी, हम आएंगे कि पुंछ रजौरी का इलाका क्यों हमेशा एक्टिव रहा है और ये हमेशा क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। जी नो, देखिए ये पुंछ है, फिर आप मेंढर आते हैं, फिर आप रजौरी आते हैं, फिर नौशेरा आते हैं, फिर सुंदरबनी आते हैं और फिर जम्मू चले जाते हैं। और अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं तो ये रियासी चला जाता है, जहां अभी 9 जून को ये पुंछ, ये जम्मू पुंछ हाईवे। हाँ, अब ये क्या है, अगर आप देखेंगे जब सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। हमने हाजी पीर कैप्चर किया था, वो वापस कर दिया, और सबसे वो ये वाला इलाका। आपको एक चीज़ मैं बताऊं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उरी जो कि नॉर्थ में है, कश्मीर वैली, साउथ ऑफ पीर पंचाल है, उसका पुंछ के साथ रोड कनेक्शन होता था जो हाजी पीर के थ्रू आता था। तो हाजी पीर, क्योंकि हमने पाकिस्तान को वापस किया, इसलिए हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है पुंछ से उरी जाने की। तो आपको पूरा बानिहाल पास ऐसे करके घूम के आना पड़ता था। ठीक है। तो अब ये वाला जो इलाका है, अगर आप देखेंगे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है, साथ ही चलती है तकरीबन हगिंग। जी हाँ। चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल इतनी नज़दीक है, क्योंकि यहाँ आमतौर पर सर्दियों में बर्फ़ नहीं गिरती, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के बाद कहीं कहीं तो ये जम्मू रजौरी पुंछ रोड, ये कहीं कहीं तो 2-4 किलोमीटर पर भी है, कहीं 20 किलोमीटर पर है, कहीं 13 किलोमीटर पर है, कहीं 25 किलोमीटर पर है। नज़दीक कितना पड़ता है? इतना नज़दीक पड़ता है, मतलब मैक्सिमम जो है, अगर आतंकवादी क्रॉस करता है किसी न किसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर, मरता नहीं है जनरली, तो आमतौर पर सही एलिमिनेट हो जाते हैं। एक बार वो हिंटरलैंड में आ गया तो वो इस रोड में पहुंचेगा। एक बार वो इस रोड में पहुंच गया तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास अब कहाँ कहाँ जाने के रास्ते हैं। हाँ, उसका मूवमेंट फैसिलिटेट हो रहा है, अर्बन एरिया हो गया। और इधर कई सारी ऐसे बड़े बड़े टाउन्स है, पुंछ है, सुरनकोट है, थाना मंडी है, बुदल है, वहाँ उनको और इसके अलावा टारगेट भी बहुत सारे मिलते हैं। अब क्या है ये, अब आप देखिए, कोई भी आदमी सपोज इधर किसी ने क्रॉस किया, अब वो एक बार रास्ते पर आ गया, वो कहाँ जा सकता है? वो थाना मंडी जाएगा, बुदल जाएगा, और फिर पीर पंचाल ऊपर से जाकर कश्मीर वैली में शुपियन पहुंच जाएगा। उल्टा भी जा सकता है। हाँ, जाते हैं। जाते भी हैं, बिकॉज एक या 1.5 दिन का रास्ता है ये। तो आप मतलब अभी तक हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ पीर पंजाल से नॉर्थ से साउथ आते हैं, साउथ से नॉर्थ भी जाते हैं। एब्सोल्युटली। एक तो ये है। दूसरा, अगर जम्मू जाना चाहें जम्मू जा सकते हैं, सुंदरबनी जाना चाहते हैं सुंदरबनी जाना चाहते हैं। यहाँ पर कई सारे, और ये इलाका जो है इसमें आपको कई सारे लुक्रेटिव मिलिट्री और सिविलियन टारगेट मिले। बहुत से। सुंदरबनी में कई बार अटैक हुआ। सुंदरबनी में आपको पता है कई बार अटैक हुआ। सुंदरबन में नौशेरा में मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, सुंदरबनी में मिलिट्री इंस्टॉलेशन। अखनूर जाओ तो अखनूर का ब्रिज ही एक बड़ा एक वल्नरेबल पॉइंट है। फिर आप वहाँ से जाओ तो आप आधे घंटे में जम्मू पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर सर 2 हाईवे भी हैं, जम्मू पुंछ और जम्मू श्रीनगर मनिहाल पास। एब्सोल्युटली। और
आप अगर आप रोड से नहीं जाना चाहते, आप क्रॉस कंट्री जाना चाहते हैं, तो आप एक दिन में नगरोटा पहुंचोगे। नगरोटा में कोर हेडक्वार्टर है, कितनी सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। अगर वहां भी नहीं जाना चाहते तो आप सीधे क्रॉस करके डोडा किश्तवाड़ पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमने देखा है उधमपुर नगरोटा में टेररिस्ट वारदातें हुई, या अभी उन्होंने रियासी गया, आप खुद ही अंदाजा लगा, रोड तो रियासी तो रोड जाती है। जी। और इस इलाके में शैलो हिल्स हैं, इतने थिक जंगल्स हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, केव्स हैं। मतलब कहने का ये है कि काफ़ी सारी ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ पर कि वो छुप सकते हैं। और दूसरी बात ये है, वायलेंस के डर से इंड्यूसमेंट देकर या रिलीजियस एंगल देकर उस पर बहका करके कोई ना कोई इनको लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट मिल कम, छोटी न, सब नहीं है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए। कितना है, क्योंकि जंगल में उनको खाना चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, मूवमेंट चाहिए, ये उनको मिल जाता है। और ये एक वजह है कि ये पुंछ राजौरी के इलाके में खासकर ये जो रोड है, इस पर उन्होंने कई सारे अटैक किए। मैं जनवरी 23 से लेकर अभी तक तकरीबन इस पूरे इलाके में तकरीबन 60 कैजुअल्टीज़ हुई है इंडियन आर्मी की, जिसमें इंडियन सिविलियनों को इंक्लूड करके, जिसमें तकरीबन 87% तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। आप सही कहते हैं सर कि यहाँ पर एक खासियत मैंने भी देखी कि इन इलाकों में जो टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर हुआ, उसमें पहली बात इनकाउंटर बहुत देर तक चला, दूसरा टेररिस्ट ने सरप्राइज हासिल किया, और तीसरा जो है कि टेररिस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा इन्फ्लिक्ट की। ये करीब तकरीबन हर ऑपरेशन में ये हमको देखने को मिल रहा है। जी, देखिए, आपने जो भी ट्रुप्स आपने मूव करने हैं, जी हाँ, जम्मू से लेकर ट्रेन हेड से लेकर आप अगर जाएंगे पुंछ तक, बिकॉज पुंछ सबसे एक्सट्रीम ब्रिगेड है वहाँ पर जी, और फिर मेंढर आता है, फिर ऐसे कर कृष्ण घाटी में वगैरह कितने सारे ट्रुप्स हैं, आपको हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सब इसी रोड से जाते हैं। तो आपको हमेशा ही टारगेट मिलेगा। अब पिछली बार इन्होंने क्या किया, अगर बट्टा दूरिया में इन्होंने एक कुछ हिंदू घर के ऊपर भी हमला किया था, क्योंकि 7 हिंदुओं को मारा था उन्होंने। वो इस वजह से मारा था, वो चाहते थे कि इस इलाके से जो हिंदू भाग जाएं और जो उनका जो रहने का इलाका है वो सुरक्षित हो जाए, वो को समझते हैं। सर, ये अभी आपने काफ़ी तफसील से बताया कि यहाँ पर टेररिज्म क्यों हो रहा है, और ये हमेशा से रहा है। अभी ये जो एक ख़ास चीज़ देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3rd टर्म संभाला, एनडीए की गवर्नमेंट आई, और हमने देखा कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था 9 तारीख को, उसी दिन अटैक हुआ। और ये क्या टाइमिंग क्यों है, इस तरीके की कोई मैसेजिंग है? देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक भी टेररिस्ट अटैक कोइंसिडेंस नहीं है जी, सब प्लान किया जाता है। और ऐसे प्लान किया जाता है कि मिलिट्री एडवांटेज के बनिस्बत अगर उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है वो करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मैसेजिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अचीविंग मिलिट्री सक्सेस, बिकॉज मिलिट्री सक्सेस उनको कितना मिलेगा, मिलिट्री सक्सेस तो अभी रिमोट है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग पाकिस्तान का ये कहना था, उनका मैसेज क्या था, आप तो तीसरी बार प्रधानमंत्री दे रहे हो, आपके देश में इतने साउथ एशियन लीडर्स आए थे और पाकिस्तान को नहीं बुलाया था, तो साउथ एशियन लीडर हम उसी टाइम कैजुअली हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना फ्रीडम ऑफ मनूवर है, फ्रीडम कितना है हमारे पास, आज़ादी कितनी है, हम किसी भी टारगेट को मार सकते हैं। नहीं तो सिविलियनों को मारने का तो कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि उससे कुछ मिला ही नहीं उनको। तो लेकिन मैसेजिंग था कि हम अभी भी एक्टिव हैं, आप कुछ भी करो, इस इलाके में हम जब चाहें तब हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। सर, आज आपने कश्मीर की पूरी इंसर्जेंसी या पूरी जो मिलिटेंसी चल रही है उसमें जियोग्राफी का और टोपोग्राफी का या डेमोग्राफी का क्या इंटरप्ले है, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। और ये चीज़ आज साफ़ हो गई कि कश्मीर वैली टेररिज्म के लिहाज से पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एरियाज जो साउथ ऑफ
पीर पंजाल पढ़ते हैं। इसके आगे इस टेररिज्म को हम कभी कहते हैं खत्म हो रही है, तो इसका क्या भविष्य देखते हैं आप? मेरी जो पर्सनल ओपिनियन ये है, टेररिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं पर तो ये रहेगा। आपने कश्मीर के अंदर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करी है, आर्टिकल 370 के बाद कोई हंगामा नहीं हुआ, भारतीय झंडे दिखाई देने लगे, एक नहीं हज़ारों इतने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, लेकिन उससे भी वहाँ टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि टेररिज्म के लिए आपको क्या 2-4 आदमी चाहिए? तो आजकल तो हाइब्रिड टेररिस्ट बन रहे हैं, तो आप 2-4 आदमियों को लेकिन सर यहाँ पर हम जब देखते हैं कि टेरर अटैक होता है, फिर कॉम्बिंग होती है, इनकाउंटर होता है, 4 टेररिस्ट हम भी मार लेते हैं, ये जो इक्वेशन चल रहा है ये कहीं टूटना चाहिए। क्या हमारा कोई जो रिएक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बढ़ा जाए, कुछ एस्केलेट करने की आवश्यकता है, जैसे कि बालाकोट की बात की थी, उस तरीके की कोई चीज़ होनी चाहिए? देखिए, जहां पाकिस्तान को रियलाइज़ हो कि अब उसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, मैं पाकिस्तान के ऊपर क्या नुकसान कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हमने कई, आपने भी और मैंने भी कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्हीं ऑपरेशन में हमने हिस्सा लिया है। पाकिस्तान में जो रेडिकल इस्लामिक पार्टीज़ हैं, उनके पास फैक्ट्रियाँ लगी हैं जिहादी बनने की। जी हाँ। एक बार उन्होंने बोला कि आप जाइए, और लॉन्च पैड से वो क्रॉस करके, फिर उनको कोई चिंता नहीं, उनको मरते हैं तो कहते हमारे हैं ही नहीं, मरे तो मर गए, तो 10 और रेडी हैं आने के लिए, तो उनको मैन पावर पे कोई समस्या है नहीं। जहाँ तक कॉस्ट है, कॉस्ट वैसे भी कई सारे लोग उनको मदद करते हैं पाकिस्तान की, वैसे भी उनकी इकोनॉमिक हालत तो उतनी अच्छी है नहीं, तो ये 5-6 आदमी 6-7 आदमी आते रहेंगे, मरते रहेंगे, पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन खून किसका बह रहा है? खून भारतीयों का बह रहा है। कश्मीरियों का कितना खून बहा है, कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाल दे, पूरी कंपनी समुदाय ही निकाल दी गई वहाँ से। फ़र्क तो हमें पड़ रहा है, नुकसान हमें हो रहा है, भारत को हो रहा है नुकसान, पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उनके इलाके में तो मरता ही नहीं है कोई। जब मरने लगा बालाकोट स्ट्राइक से, तब उनको पता चला। जब तक आप पाकिस्तान के लिए कॉस्ट एस्केलेट नहीं करोगे, कि जब वो कोई भारत के ऊपर हमला करते हैं और उसके लिए उनको कीमत नहीं चुकानी पड़ती, तो वो करते रहेंगे। उन्होंने तो बोला है 1000 कट से हम आपको ब्लीड करते रहेंगे। तो आपने किसी न किसी समय इस बात को पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा कि भाई दिस फार एंड नो फर्दर, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो आतंकवादी आते रहेंगे, 2-4 जड़बे होती रहेगी साउथ में भी और नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल भी, ये चलता रहेगा जब तक इंडिया अपनी पॉलिसी बदलाता नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद करण साहब।